हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फसना पक्का है सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी चैप्टर है। वीडियो चालू करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फसना पक्का है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं, तो सीधा वीडियो को चालू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 निकल कर आता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन, इलेबोरेट। तो देखिए 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे हमारे इंडिया को आज़ादी मिल गई थी। तो जो हमारे फ्री इंडिया के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक बहुत ही स्पेशल सेशन को एड्रेस करा था, जहां पर उनने अपनी बहुत फेमस स्पीच भी दी थी, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। याद रखिएगा नाम। अब अगर हम गोल्स की बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल थे। पहला कि भाई जो हमारा इंडिया है अब वो डेमोक्रेटिक नेशन रहने वाला है, डेमोक्रेसी को हमने अपनाया हुआ था। और दूसरा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो सबकी भलाई के लिए काम करेगी। तो जो पुअर लोग हैं, सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए भी बिल्कुल अच्छे से काम करा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, इलेबरेट। तो एकदम सही बात है, इंडिया की कंडीशन बाकी कंट्रीज जैसी नहीं थी जिनको आजादी मिलती थी। इंडिया को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला, साथ में ही हमें पार्टीशन देखने को मिल गया। और हम सबको पता है कि पार्टीशन में कितना वॉयलेंस हमें देखने को मिल रहा था, कितने मास लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा था। तो सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। और फिर देखिए, किसी भी कंट्री को अगर इंडिपेंडेंस मिलता है तो उसको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। तो एक तरफ से हमारा पार्टीशन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पर लीडर्स ने फिर भी बहुत अच्छे से काम किया। हमारे लीडर्स को बहुत अच्छे से पता था कि इस समय से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी तरफ हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो सब होने के बाद भी इंडिया अच्छे से हर तरफ काम कर रहा था। तो इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी, एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस डिड इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड। और करके और क्वेश्चन दिए हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसमें आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमने करा हुआ है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने तीन बहुत बड़े चैलेंजेस थे। पहला, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आप सबको पता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता था कि यूनिटी और डाइवर्सिटी साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब डाइवर्सिटी बहुत है तो उस जगह को यूनाइटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और पार्टीशन हो गया तो डर और ज्यादा बढ़ गया था। जब हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए हैं, तो जब अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, तो इसको यूनाइटेड वे में हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो पहला बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा, डेमोक्रेसी। सिर्फ ये बोल देने से या कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ेगी, चीजें नहीं हो जाती हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं, उनको भी एकदम डेमोक्रेसी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सिर्फ नाम भर की डेमोक्रेसी ना रहे, सच में भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री रहें। और तीसरा, एक और बड़ा चैलेंज, भाई देखिए हमारे इंडिया में इक्वालिटी नहीं थी, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना था। जिन लोगों को इतना ज्यादा फैसिलिटीज पहले नहीं मिली थी, जो पुअर थे या डिसएडवांटेज थे, उनके लिए स्पेशल अब हमें ध्यान देने की जरूरत थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें सारी मेंशन करी गई। हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वो भी देखने को मिल जाता है, जहां पर वेलफेयर गोल्स बताए गए हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करने के लिए जो हमें करना चाहिए। और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, हमें पॉवर्टी को मिटाना था। तो इन सब के लिए भी हमें काम करना था। तो पहला डाइवर्सिटी, दूसरा डेमोक्रेसी, और तीसरा है सबका डेवलपमेंट और वेलबींग। इसके बाद हाउ पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, अब हम इसको देख लेते हैं। तो भाई सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं थी जिसको आजादी मिली थी, पाकिस्तान भी क्रिएट हुआ था। 14 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और हम 15 अगस्त को करते हैं। और इसका रीजन क्या था, पाकिस्तान क्रिएट हुआ था पार्टीशन की वजह से, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया का हुआ था, जिसे इंडिया भी बन गया था और पाकिस्तान भी बन गया था, हम सबको पता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था टू नेशन थ्योरी। ये टू नेशन जो थ्योरी है ना, इसको मुस्लिम लीग ने एडवांस करा था। उनका ये मानना था कि इंडिया में एक नहीं दो तरीके के लोग हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो उन्हें डिमांड करा था एक पाकिस्तान का जो एक सेपरेट कंट्री होगी मुसलमानों के लिए। तो ये टू नेशन थ्योरी था। तो जो कांग्रेस थी वो इस थ्योरी के एकदम खिलाफ थी और वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की डिमांड को पूरा नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस समय सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले 1940s में। पहला तो ये जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, इनके बीच में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा था। तो पॉलिटिक्स बीच में आ चुका था और ब्रिटिशरों का भी इसमें दूसरी बात बहुत बड़ा हाथ था, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिएट हो गया था और पार्टीशन हमें देखने को मिला।
अब इससे पहले मैं अगले क्वेश्चन में बड़े आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ओसवाल गुरुकुल की एक बहुत ही शानदार बुक आई हुई है जहां पर लास्ट 10 इयर्स पेपर्स आपको सॉल्व देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन भी रहेंगे और उनके बहुत अच्छे आपको आंसर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। कंबाइंड बुक आई हुई है जिसमें इंग्लिश, पी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के आपको लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे हमारी आंसर फ्रेमिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमारे अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यही यार कि सॉल्व्ड है, तो हमें आंसर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आंसर फ्रेमिंग ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल ये कंबाइंड बुक आप परचेज कर सकते हैं। सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक। पहला ये है भाई कि मुस्लिम मेजॉरिटी का ब्रिटिश इंडिया में कोई सिंगल बेल्ट नहीं था, कोई एक सिंगल ऐसा एरिया नहीं था जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट में और ईस्ट में 2 ऐसे एरिया थे जहां पर हमें मुस्लिम की मेजॉरिटी देखने को मिलती है। इसी के कारण स्टार्टिंग में 2 पाकिस्तान क्रिएट करे गए थे। दूसरा, हर एक मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। अब्दुल गफर खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर रहे, वो बिल्कुल 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते थे। वो एक पाकिस्तान क्रिएट करवाना नहीं चाहते थे। तीसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो भाई मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जो हमारा ईस्ट में और हमें वेस्ट में देखने को मिल रहे थे, वहां पर भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में, मतलब इतना बड़ा अगर एरिया है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो उसमें छोटे छोटे ऐसे एरिया थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद 4th नंबर पर लास्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की थी। पार्टीशन के बाद इंडिया में अगर हम पंजाब, बंगाल साइड की बात करते हैं जो इंडिया का पार्ट था, और दिल्ली की भी बात करते तो पर बहुत सारे मुसलमान रह गए थे। सेम अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सारे सिख्स और हिंदूज अब ऐसे थे जो पाकिस्तान के एरिया में लाई कर रहे थे। तो उन लोगों को अब डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा था। अब वो फंस गए थे, मतलब आपका पार्टीशन हो गया, अब आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पर हो। आपको इंडिया में रहना है लेकिन आपको मालूम चल रहा है कि आप तो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की भी हमें देखने को मिल रही थी। तो चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ही है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट अब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज एवर नोन। इलेबरेट, इसको हम देख लेते हैं। तो भाई पार्टीशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। बहुत ज्यादा लोग भाई लोगों को मार रहे थे, बहुत सारे दंगा फसाद हमें देखने को मिल रहे थे दोनों, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान साइड में भी और इंडिया के साइड में भी। कुछ तो एरियाज ऐसे थे जैसे कोलकाता, अमृतसर और लाहौर जो कम्युनल जोन्स बन गए थे। तो बहुत ज्यादा दंगे भड़क रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फोर्स कर दिया गया था कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था उस समय कि वो इंडिया में है अभी या पाकिस्तान में है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटीज में थे, उन्हें डर लग रहा था या उनको लग रहा था कि इस समय सिचुएशन सही नहीं है, तो वो अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में स्टे कर रहे थे। मतलब रिफ्यूजी कैंप्स को उन्हें अपना घर बनाना पड़ रहा था बहुत लंबे समय के लिए। बहुत सारी ऐसी विमेन है जिनको फोर्स कर लोग खींच कर ले जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे। बहुत सारी विमेन का रेप हुआ। कई जन तो अपनी ही घर की विमेन्स को मार रहे थे ये बोलकर कि हमें फैमिली ऑनर को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। तो विमेन्स की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। जितने भी राइटर, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं जो भी लिखने वगैरह का शौक रखते थे उस समय, उनने पार्टीशन के बारे में बहुत दर्दनाक स्टोरी लिखी हुई है। पार्टीशन में जो लोग थे, आप गूगल पर जाकर उनके भी आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ी। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन हो गई थी। लोगों ने तो ये भी बोला कि पार्टीशन डिवीजन ऑफ हार्ट्स है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज मेंट बाय प्रिंसली स्टेट्स, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए ना, तो अगर हम उस समय ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो 2 तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती थी। एक है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जिसको डायरेक्टली ब्रिटिश रूल करते थे, और एक है प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहां पर प्रिंसेस हमें देखने को मिलते थे। उनका कुछ हद तक वहां पर अपने जो एरिया है उसमें कंट्रोल रहता था, एक शर्त पर कि आप ब्रिटिश को अपने ऊपर मान रहे हैं, उनकी जो सत्ता है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। मतलब आप बोलेंगे कि भाई हम ब्रिटिशरों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब वो ब्रिटिश की सत्ता को मान लेते थे तो उसको हम बोलते थे कि उनने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है। पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन भी इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है। उस समय अराउंड 565 हमें प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिली थी। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था उसका 1/3 जो लैंड एरिया था
वो प्रिंसली स्टेट्स का था। फिर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ये एक डॉक्यूमेंट था। तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे वो साइन करते थे, साइन करके वो ये बताते थे कि भाई अब हम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने को रेडी हो गए, मतलब हम इंडिया को अब ज्वाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, गवर्नमेंट के सामने 3 कंसिडरेशन लेकर हम चल रहे थे। पहला कि भाई ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां के जो लोग हैं वो क्लियरली इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल भी थी, भाई अगर आपको थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे, थोड़ी बहुत अगर शर्तें आप रखेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। जम्मू कश्मीर इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। तीसरा, भाई पार्टीशन हो चुका था, इंडिया को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि पार्टीशन में कितनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, 2 पाकिस्तान बनाने पड़ गए थे। तो इंडिया के लिए अब एक सुप्रीम इंपॉर्टेंस थी कि भाई अब हम और ज्यादा ये चीजें नहीं करेंगे, हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारे नेशन की इंटीग्रिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर विच 4 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इनिशियली रेसिस्टेड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन? तो 4 नाम आते हैं, इनने स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें मचाई थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। फिर in spite of communal partition, India has not declared a Hindu state. How the leaders of the Indian National Congress defend the adoption of secularism in India? तो भाई इंडिया में पार्टीशन के बाद भी 12% मुस्लिम थे जो इंडिया का बहुत अच्छे से पार्ट थे। तो इंडिया में मुस्लिम की माइनॉरिटी हमें उस समय देखने को मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। फिर इंडिया ने कहा था कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हम डेमोक्रेसी को फॉलो भी कर रहे थे। इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी किसी और रिलीजन के लोगों को दी जाती है। गवर्नमेंट के लिए सब एक है, ऐसा नहीं है कि आपका रिलीजन कुछ और है तो आपको कुछ अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। सब इंडिया के सामने एक थे। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन करे गए हैं सारे माइनॉरिटी के लिए राइट्स और सारी चीजें मेंशन्ड है कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सभी को प्रॉपर लॉज दिए जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से काम किया और हमारे लीडर्स भी यही मानते थे कि सेकुलरिज्म इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधीज लाइफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। एज अ टीचर मैं आपको वो बताता हूं जो आपके सिलेबस में है। मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता हूं कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। महात्मा गांधी और नाथुराम गोडसे का ये जो एक चलता है, इसमें सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको वही बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस भी यहां पर बिल्कुल भी नहीं डाल रहा हूं। तो देखिए भाई, जब पूरा इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था उस समय गांधी जी वहां पर नहीं गए हुए थे। गांधी जी उस समय कोलकाता में थे, क्योंकि वहां पर कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिल रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। वहां पर गांधी जी प्रेयर मीटिंग्स कराते थे और भी चीजें होती थी। गांधी जी के वहां होने से धीरे धीरे चीजें सही होने लगी थी। इसके बाद गांधी जी दिल्ली गए, वहां पर उन्हें फास्ट वगैरह भी करे, क्योंकि वहां पर भी बहुत वायलेंस हमें देखने को मिल रहा था। गांधी जी का यह भी कहना था कि पार्टीशन के पहले हमने कमिटमेंट्स दिए थे पाकिस्तान को कि जब पाकिस्तान फॉर्म हो जाएगा तो फाइनेंशियली हम एड करेंगे, लेकिन अगर वो अब हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। तो उनका कहना था कि हमें अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे और एक सेक्शन था, सोसाइटी था, जिनका ये कहना था कि जो भी हो रहा है गांधी जी के कारण हो रहा है, और गांधी जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वो एकदम से गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। गांधी जी को मारने का अटेम्प्ट भी करेगा। इसका 30 जनवरी 1948 को ऐसे ही एक एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चलाई। गांधी जी की इंस्टेंट वहां पर डेथ हो गई, ये हमें देखने को मिला। गांधी जी की जैसे ही डेथ हुई तो एक कामिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला। धीरे धीरे करके सारी चीजें शांत होने लग गई, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा देश सदमे में था, पूरी दुनिया में आवाज पहुंच रही थी कि गांधी जी जिनने इंडिपेंडेंस दिलाया इंडिया को नॉन वायलेंस से, उनकी डेथ हो गई है। इसके बाद जैसे आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन थे उनको थोड़े समय के लिए बैन कर दिया गया था, जिससे सिचुएशन नॉर्मल हो सके। तो भाई ये गांधी जी की लाइफ थी, उनका सेक्रीफाइस था इंडिपेंडेंस के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ मणिपुर एंड हैदराबाद वर असीडेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मणिपुर और हैदराबाद को इंडिया से जोड़ा कैसे गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हैदराबाद की बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट्स में ये लार्जेस्ट था, जो एंटायरली इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। यहाँ के रूलर अपने आप को निजाम बुलाते थे और इंडिया के साथ ही नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में आ गए थे कि 1 साल के लिए भाई जब तक नेगोशिएशन वगैरह चल रहे हैं तो एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट रहेगा, आप हमें फोर्स वगैरह नहीं करेंगे, हमें सोचने का टाइम दीजिए कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन इसी समय हमें देखने को मिलता है कि भाई जो हैदराबाद में वहां के लोग थे उनने निजाम के खिलाफ मूवमेंट चालू कर दिए थे, उन्हें निजाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
जो पेजेंट्री थी तेलंगाना रीजन में वो हो गए, उन लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम थे निज़ाम के ऑपरेशन का, उनने इस मूवमेंट में ज्वाइन किया। विमेंस ने इसको ज्वाइन किया। जो हैदराबाद की कांग्रेस थी और जो कम्युनिस्ट उस समय के लोग थे, उनने एकदम सामने आकर इस मूवमेंट को सपोर्ट करा। तो भाई जो निज़ाम थे उनने इसके बदले क्या किया, अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको वो रजाकर्स बोलते थे, उनको छोड़ दिया। तो रजाकर्स ने बहुत लोगों को मारा, मर्डर करा, बहुत लोगों का रेप हमें विमेंस का देखने को मिला। ये अलग एक सिचुएशन वहां पर आ गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, और मेनली यहां देखने को मिल रहा था कि नॉन मुस्लिम्स को अटैक करा जा रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को भेजा चीजों को सही करने के लिए। आर्मी वहां पर गई, पूरी चीजें हमें फिर आर्मी रिलेटेड देखने को मिली। बाद में निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया। तो अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो जो वहाँ के महाराजा थे बोधा चंद्र सिंह, उनने इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था, इस अश्योरेंस पे कि भाई उनको इंटरनल ऑटोनॉमी हम देंगे मणिपुर को, ये याद रखिएगा। लेकिन पब्लिक ओपिनियन के एक बहुत प्रेशर में आके जो महाराजा थे उनने 1948 जून में इलेक्शन कराया, जिससे उनका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब मणिपुर पहला इंडिया का ऐसा एक एरिया था भाई जहां पर हमें इलेक्शंस देखने को मिले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस्ड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भाई जो की लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उनके बहुत ही शार्प डिफरेंसेस थे इस क्वेश्चन पर कि मणिपुर को इंडिया के साथ मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टेट कांग्रेस करना चाह रही थी तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सीधा मना कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां के महाराजा को जैसे तैसे करके बोल दिया कि आप मर्जर अग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर लीजिए सितंबर 1949 में, जिसके बाद मणिपुर भी हमारा पार्ट बन गया। लेकिन यहां हुआ ये कि जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, महाराजा ने उनके साथ इससे रिलेटेड बात नहीं करी थी, उनका कंसल्ट इसमें नहीं लिया था, जिसके कारण आज भी हमें देखने को मिलता है कि सब लोग इस डिसीजन से खुश नहीं है। तो ये हमारा मणिपुर कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इतने सारे क्वेश्चन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो देखिए भाई, जैसे ही आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ ना, तो इसके बाद अलग अलग जगह से डिमांड उठ रही थी कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा ही, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स अब बना देनी चाहिए, डिमांड इसकी बहुत बढ़ रही थी। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करा गया, जिसका काम था कि भाई इसको वो अच्छे से देखे और बताए। तो उसने भाई रिकमेंड करा था कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनको हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना देना चाहिए, उससे अलाइन कर देना चाहिए, जिसके कारण हमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में देखने को मिला, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो देखिए, जो ये सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड थी ना, ये एक समझा जा रहा था कि नेशनल यूनिटी को एक थ्रेट हो सकता है, लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि थ्रेट नहीं, इसने हमारी यूनिटी को और बढ़ा दिया। लोगों को मालूम चला कि भाई हमारा देश उनकी इज्जत करता है, उनकी भाषा की इज्जत करता है, उनका अलग कल्चर है, तो एक अलग स्टेट फॉर्म करा गया। तो कुल मिला के चीजें सही हुई, और अब इंडिया को बताने को भी था कि भाई हमारी स्टेट कैसे फॉर्म करी गई है। ब्रिटिश इंडिया में तो बस स्टेट बना दी गई थी, जैसे जैसे कब्जा किया, जैसे जैसे प्रिंसेस थे उसके हिसाब से बना दिया गया था। लेकिन अब हम बोल सकते थे कि जो हमारी यूनिफॉर्म बेसिस था हमारे पास, कि जो हमारी स्टेट बॉर्डर्स हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाई गई हैं। तो देखिए, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उन्हें एकदम से नहीं बना दिया गया था, पहले धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करे गए। जैसे हमें एक बॉम्बे स्टेट देखने को मिलता था जो बाइलिंगुअल था, बाद में फिर उसको काट कर महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट 1960 में बना दिए गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे कर अलग अलग स्टेट बनाए गए, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आज भी डिमांड देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी उनको स्टेट नहीं बनाया गया है। तो यहां पर बहुत सारी डेट आती हैं, तो आपका काम मैंने आसान कर दिया है, इसी आंसर को डेट के फॉर्म में भी लिख दिया है। ये जो नीचे वाले पैरा है ना, ये पूरे डेट रिलेटेड पैराग्राफ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है कि कौन से स्टेट्स बन गए हैं और कहां पर अभी भी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैप्स में भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये डेट्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। एडेड टॉपिक से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है अगर हम इंडिया के यूनिफिकेशन की बात करते हैं। इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहे हमारे। इनने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था। इनके बहुत सक्सेसफुल सत्याग्रह भी हमें खेड़ा और बडोली के एग्जाम्पल सामने जाते हैं देखने को मिले। इंडिपेंडेंस के बाद इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाना है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका कहना था कि भाई इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो जितना भी इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, इनका जितना भी डिप्लोमेटिक इनका एक्सपीरियंस था, और जो ये दूरदृष्टि रखते थे, उसका इन्हें फायदा लिया और इनने
बहुत सारे स्टेट्स को मनाया कि आप इंडिया का पार्ट बने और इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया में कन्वर्ट करा। इनको 3 जगहों पर बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने को मिले, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ तो इन्हें सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया था इंडियन फोर्सेस की मदद से, लेकिन कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन नहीं हो पाया मिलिट्री ऑपरेशन का, जो इनका बहुत दिनों का इनको बुरा भी लगा इस चीज़ को लेकर कि ये कश्मीर को इंडिया का पार्ट अच्छे से नहीं बना पाए। कुछ बहुत सारे रीजन थे जो हम रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन सब के बाद भी भाई ये एक ट्रू नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट हैं। एनसीआर हमारे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इनको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। लास्ट 10 ईयर पेपर आप बिल्कुल परचेज करिए, बहुत ज़रूरी है। इस समय राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आंसर फ्रेमिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आप शेयर करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को लाइक भी करिए। कोई डाउट बचे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।